हाय गाइस, आज हम लोग चर्चा करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह कोशिश करेगा कि जो भी भारतीय परिसीमा में रह रहे हैं, भारत के सीमा के अंदर रह रहे हैं, उनको एक विधि, एक लॉ से शासित किया जाए। उनके ऊपर केवल एक ही लॉ बनाया जाए, वह उसी से शासित हों। तो आइए स्टडी करते हैं कि आर्टिकल 44 भारतीय संविधान का क्या कहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है और यह क्यों अप्लाई करने की ज़रूरत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्या दिक्कतें आती हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से पहले हम लोग समझते हैं कि अपने यहाँ कुछ ऐसी व्यक्तिगत विधियाँ बनाई गई हैं जो धर्म विशेष के अनुयायियों पर ही लागू होती हैं, जो डील करती हैं विशेषकर से विवाह से संबंधित मामले को, उत्तराधिकार से संबंधित मामले को, विवाह विच्छेद यानी कि तलाक से संबंधित मामले को। तो ये व्यक्तिगत विधियों को ही हटाने के लिए कोशिश की जाती है कि ये धर्म के हिसाब से जो लोगों के लिए अलग अलग विधियां बना दी गई हैं, उनको समाप्त करके एक विधि बनाई जाए, एक लॉ बनाया जाए जो सबको गवर्न करे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड और सेट ऑफ लॉज दैट गवर्न्स पर्सनल मैटर्स सच एज मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस and adoption for all citizens regardless of their religion, gender and sexual orientation। यानी कि उनके जो धार्मिक, उनके लैंगिक, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के हिसाब से जो डिवीज़न बनाया गया है, ये जो है जो विभेदकारी कानून बना दिए गए हैं, वो उन्हें समाप्त करके सबके लिए केवल एक कानून बनाया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का यह लक्ष्य है। And the aim of implementing a uniform civil code is to replace the existing personal law। यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का लक्ष्य ही ये है कि जो एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉ हैं, जो व्यक्ति विशेष के धर्म के अनुसार लागू होते हैं, उन्हें हटा दिया जाए, उन्हें रिप्लेस किया जाए और एक कॉमन कोड, एक कॉमन लॉ सबके लिए बनाया जाए जो सभी नागरिकों पर समान रूप से उनके धर्म, जाति, लिंग इत्यादि पर विभेद किए बिना, विचार किए बिना सब पर समान रूप से लागू हो। At present, various communities across the country follow their own personal law। जैसे हिंदू है तो उसके ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई होता है, मुसलमान है तो मुस्लिम लॉ अप्लाई होता है, और उनके इस लॉ के साथ साथ विवाह डील किया जाएगा, तलाक डील किया जाएगा, उत्तराधिकार डील किया जाएगा और मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण भी जो है वो हर लोगों का अलग अलग उसके लिए प्रावधान है कि कौन किस सीमा तक कब तक जो है लियाबल होता है किसी को भरण पोषण देने के लिए। तो ये विवाद का कारण बनता है, ये एक विभेद का कारण बनता है कि एक ही परिसीमा में रहते हुए इनके ऊपर कुछ और व्यवस्था लागू होती है, इनके ऊपर कुछ और, यानी कि धर्म विशेष के अनुसार वो दायित्व जो है बदल जाता है, वो क्राइटेरिया बदल जाती है लॉ की, उसके रिक्वायरमेंट की। तो इसे ही समाप्त करके एक कानून लाए जाने की बात की जाती है यूनिफॉर्म सिविल कोड के द्वारा। सीन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, यानी कि सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं कि जिस दौरान भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, यानी कि जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स गवर्न करती थी, उनका शासन था, तब जो है क्या स्थिति थी। तो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल देयर वेयर सेपरेट लीगल सिस्टम फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज सच एज हिंदू, मुस्लिम एंड वेरियस अदर्स। Personal law are different religions communities and these law govern such as marriage, divorce, inheritance and adoption। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय से ही धर्म विशेष को एक अलग अलग विधियों से शासित किए जाने की परंपरा की शुरुआत हुई।
ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान जो है मुसलमान है तो उसके लिए कोई विशेष विधि बनाई गई, हिंदू है तो उसके लिए कोई विशेष विधि बनाई गई, या फिर अगर किसी धर्म को मानने वाला है तो उसके लिए भी जो है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट वालों का यह था कि वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे, इसलिए जो जिस धर्म को मानता था वो चाहे आप फूट डालो राज करो नीति, यानी कि आपको भी हम खुश कर रहे हैं, आपको भी खुश कर रहे हैं, आप जैसा कहिए हम आपके अकॉर्डिंग लॉ बना दें, हिंदू समुदाय जैसा कहे वो हिंदू समुदाय के अकॉर्डिंग लॉ बना दें, तो वो अलग सिनेरियो था। लेकिन कुल मिला के शुरुआत वहीं से हुई कि बाई लॉ हम सारे लोगों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत लॉ बना देते हैं, पर्सनल लॉ बना देते हैं, और आप अपने धार्मिक भावनाओं के अनुसार उससे शासित हों। तो शुरुआत जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से हुई कि मैरिज के लिए विशेष, मतलब धर्म विशेष के अनुसार उनके मैरिज के लिए अलग लॉ, डिवोर्स के लिए अलग, उनके अकॉर्डिंग इनहेरिटेंस के लिए अलग, एडॉप्शन के लिए अलग, हिंदू है तो उसके लिए अलग लॉ, मुसलमान है तो उसके लिए अलग लॉ। ये वहीं से शुरुआत हुई। और जब हम लोग जो है इंडिपेंडेंस यानी कि अपनी आज़ादी को प्राप्त किए, तो आइए उस पर भी नज़र डालते हैं कि क्या इंडिपेंडेंस के बाद सीन थी। सीन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि समान नागरिक संहिता का भारत की स्वतंत्रता, भारत की आज़ादी के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, उसके बाद क्या सीन थी। तो आफ्टर इंडिया gained the independence of the issues of uniform civil code become a part of national discourse, यानी कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर सोचा जाने लगा, इस पर विचार किया जाने लगा कि पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत विधियों को अभी रखा जाए या नहीं रखा जाए। तो जिस वक्त हमारा लॉ बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस वक्त ही हमारे फ्रेमर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे, The framers of the Indian Constitution recognized the need for a uniform set of law, यानी कि उन्हें यह आवश्यकता महसूस हुई कि अपने भारतीय सीमा में एक लॉ, एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ लॉ बनाया जाए, एंड दैट वुड गवर्न पर्सनल मैटर फॉर ऑल सिटीजन्स, और वो लॉ जो है वो सारे सिटीजन्स जो भारत के नागरिक होंगे उन पर समान रूप से उनके व्यक्तिगत मैटर्स पर भी लागू होंगे। अब हम लोग स्टडी करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि भारत के संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या प्रावधान किया गया। देन आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर For the citizens a uniform civil code throughout the territory of India, यानी कि जो भी भारतीय सीमा में रह रहे हैं, स्टेट कोशिश करेगा, स्टेट प्रयत्न करेगा, राज्य प्रयत्न करेगा, वह सबके लिए जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए, यानी कि एक समान नागरिक संहिता लाए। गोवा एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने भारत के देशों में है, अपने भारत के प्रदेशों में जो है गोवा ऐसा पहला स्टेट बना, ऐसा पहला राज्य बना जो अपने सीमा के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई किया, यानी कि भारतीय देश की परिसीमा के अंदर जितने भी प्रदेश हैं वह गोवा ऐसा पहला प्रदेश बना जो समान नागरिक संहिता को अपने राज्य की सीमाओं में लागू कराया सबसे पहले। In all over country, the Goa is the first state to apply the direction issued under Article 44 of the Indian Constitution, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई थी, गोवा ने सबसे पहले अपने राज्य की सीमाओं के अंदर रह रहे लोगों को एक समान नागरिक संहिता दिया, एंड मेक अप्लाइड द यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल टेरिटरी ऑफ गोवा, और उस लॉ को बनाते हुए वो अपने पूरे टेरिटरी पर जो भी गोवा राज्य की टेरिटरी है उस पर एक समान नागरिक संहिता लागू करा दिया। अब आइए हम लोग देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के क्या व्यू हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। इन वेरियस केसेस द सुप्रीम कोर्ट सेड टू द गवर्नमेंट टू अप्लाई द यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया
रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन्स, यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा गवर्नमेंट को बार बार जो है निर्देश, उसे सजेशन दिया जाता रहा है कि वह भारतीय सीमा के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए, एक समान नागरिक संहिता लाए। तो आइए हम लोग केस लॉ के अध्ययन करें, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह हेल्ड किया गया या निर्देश दिया गया, सजेशन दिया गया गवर्नमेंट को कि अब ज़रूरत है कि संसद के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, एक समान नागरिक संहिता लाया जाए। सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 का केस है। इन दिस केस अ हिंदू हस्बैंड who was already married under Hindu law after conversion to Islam without dissolving the first marriage again married to other women, यानी कि एक हिंदू था जो पहले से ही हिंदू रीति रिवाजों से शादीशुदा था, वह बाद में जो है इस्लाम धर्म, मुसलमान धर्म कबूल करता है और उसके बाद चूँकि मुसलमानों में एक समय जो है 4 पत्नियों के रखने का प्रावधान है, तो वो सोचा कि हिंदू मैरिज में चूँकि ये प्रोहिबिटेड था, इसलिए अपने धर्म को कन्वर्ट करके मुसलमान धर्म अपना के, इस्लाम धर्म अपना के उसने दोबारा शादी किया, यह सोचते हुए कि इस्लाम धर्म कबूल करके यदि हम दोबारा शादी करते हैं तो हमें दंडित नहीं किया जाएगा। तो इस केस में उसकी पहली पत्नी के द्वारा उसके ऊपर केस लाया गया एंड इन दिस केस द कोर्ट हेल्ड दैट ऑटोमेटिकली इस्लाम धर्म कबूल कर लेने से हिंदू मैरिज डिसॉल्व नहीं होता है। इन दिस केस द कोर्ट हेल्ड दैट अ हिंदू मैरिज कॉन्टिन्यूज to exist even after one of the spouse converted to Islam, यानी कि इस्लाम धर्म कबूल कर लेने मात्र से ही जो विवाह हिंदू रीति रिवाजों से हुआ है वह टूट नहीं जाता है। देयर इज नो ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन ऑफ हिंदू मैरिज, यानी कि हमारे हिंदू विधि के तहत कोई ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन नहीं होता है। इट कैन ओनली बी डिसॉल्व बाय अ डिक्री ऑफ डिवोर्स, यानी कि इसके लिए एक डिक्री होती है जो कोर्ट में जो है तलाक के लिए, विवाह विच्छेद के लिए मुकदमा लाया जाता है, तो कोर्ट के डिक्री के बाद ही कोई हिंदू मैरिज डिसॉल्व होता है, हिंदू विवाह समाप्त होता है। ऐसे किसी तरीके से जो है इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है और वो ग्राउंड दिए गए हैं हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 में। तो जो भी 13 में ग्राउंड दिए गए हैं, आधार दिए गए हैं विवाह विच्छेद के, उन आधारों पर ही कोर्ट की डिक्री के माध्यम से हिंदू मैरिज को समाप्त किया जा सकता है। ऑटोमेटिक या अपने से ही हिंदू मैरिज समाप्त नहीं होता है। इन दिस केस अकॉर्डिंगली द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द सेकेंड मैरिज ऑफ द हिंदू आफ्टर हिज कन्वर्जन टू इस्लाम वाज वॉइड, यानी कि जो इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद उस हिंदू के द्वारा शादी की गई थी, उस शादी को वॉइड माना गया, उसे शून्य माना गया एंड सेक्शन 494 ऑफ द इंडियन पेनल कोड के तहत जो है हस्बैंड को बाइगेमी के लिए दोषी ठहराया गया और उसे द्विविवाह, दूसरा विवाह करने के लिए दंडित किया गया। तो इस केस को भी डील करते वक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बार गवर्नमेंट के सामने यह रखा कि चूंकि पर्सनल विधियों को लेकर, पर्सनल लॉ को लेकर लोगों में विवाद रहता है और सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, इस कंफ्यूजन में रहते हैं, तो ज़रूरत है कि भारतीय संसद के द्वारा एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दिया जाए और व्यक्तिगत विधियों को समाप्त कर दिया जाए। अगला केस आया मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम। In this case, Muhammad Ahmad Khan was a lawyer in Indore court of the Madhya Pradesh. Divorced his wife and remarried. ये एक लॉयर थे मोहम्मद अहमद खान, इंदौर में, मध्य प्रदेश में। इनके द्वारा अपनी पत्नी को तलाक देते हुए दूसरी शादी की गई। In this case, the divorced wife Shah Banu Begum filed a maintenance application under
सेक्शन 125 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी कि इनके द्वारा मेंटेनेंस के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत एक एप्लीकेशन दिया गया। एंड इन दिस केस द फाइनल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 125 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज अ सेक्युलर सेक्शन, यानी कि यह एक धर्मनिरपेक्ष धारा है। एंड इट अप्लाइज टू ऑल पर्सन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, यानी कि यह उनके धर्म पर विचार किए बिना सभी पर समान रूप से लागू होती है। अगला केस आया डैनियल लातफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो आइए देखते हैं कि डैनियल लातफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या हुआ था। इन दिस केस द 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि 5 न्यायाधीशों की बेंच जो सुप्रीम कोर्ट में गठित की गई थी, इस केस को डिसाइड किया। एंड द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986, यानी कि जो 1986 का लॉ था उसे जो है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड किया गया। एंड हेल्ड दैट द मुस्लिम डिवोर्स्ड वुमेन हैज राइट टू मेंटेनेंस इवन आफ्टर इद्दत पीरियड अंडर सेक्शन 196। विवाद यह उठा कि मुस्लिम लॉ के तहत यह व्यवस्था की गई है कि तलाक के उपरांत, यानी कि तलाक के पश्चात जो भी मुस्लिम महिला है उसे केवल इद्दत पीरियड तक ही मुस्लिम पति के द्वारा भरण पोषण दिया जाएगा। लेकिन ये व्यवस्था नहीं की गई थी कि इद्दत पीरियड बिताने के बाद यदि वह महिला अपना विवाह नहीं करती है तो वह कहाँ जाएगी, उसका भरण पोषण कौन उठाएगा। Then in this case the court said that the Muslim husband is liable to make a reasonable and fair provision for the future of the divorced wife, which clearly extend beyond the iddat period in terms of section 3 subsection 1A of the act। मतलब ये कोर्ट के द्वारा हेल्ड किया गया कि इद्दत पीरियड के बाद भी मुस्लिम पति का यह कर्तव्य है कि वह अपने तलाक दी हुई पत्नी के भविष्य का ध्यान रखे, उसको वह सीरियसली ले कि भाई तलाक के बाद उसकी पत्नी कहाँ जाएगी, उसका भरण पोषण कौन करेगा, कौन उठाएगा उसका खर्चा। और ऑल्सो अ डिवोर्स्ड वुमेन हु हैज़ नॉट रीमैरिड, और जो पत्नी जो है वह रीमैरिज नहीं करती है, पुनः विवाह नहीं करती है। एंड हु इज़ नॉट एबल टू मेंटेन हरसेल्फ, और जो अपने भरण पोषण अपने खर्चा उठाने में भी असमर्थ है, आफ्टर इद्दत पीरियड कैन प्रोसीड एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 4 एक्ट ऑफ द एक्ट अगेंस्ट हर रिलेटिव हु आर लिएबल टू मेंटेन हर इन proportion to the properties and which they may inherit on her death according to the Muslim law for such divorced women including the children and parents। यानी कि व्यवस्था यह की गई कि यदि पत्नी डिवोर्स उसको मिल गया है, इद्दत पीरियड जो मुसलमान विधि है उसके द्वारा जो है मुस्लिम पति के द्वारा केवल इद्दत पीरियड तक उसको गुजारा भत्ता दिया जाता है। तो कोर्ट ने क्लियर किया कि नहीं, मुस्लिम पति का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने द्वारा जैसे तलाक दी गई है उस पत्नी का भी, उसके भविष्य का भी ध्यान रखे, और वह उसके लिए जो है लियाबल है। और यदि वह पत्नी पुनर्विवाह नहीं करती है तलाक के पश्चात और ऐसे ही रहती है, तब उस दशा में जो भी रिलेटिव है उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने वाले, यानी कि जो भी महिला की संपत्ति है, तो जो भी उसकी संपत्ति जो भी उसके नाम है, वो जो उत्तराधिकारी होंगे उसके, जो उसकी संपत्ति को इनहेरिट करेंगे वह लियाबल होंगे, वह उत्तरदायी होंगे कि उस महिला का खर्च वहन करें। और इसके साथ वह महिला और उसके यदि माता पिता हैं तो उस दशा में वो भी जो है उसके लिए वह उत्तरदायी होगा। एंड इफ द रिलेटिव आर फाउंड अनेबल टू पे हर मेंटेनेंस, और यदि वैसे रिश्तेदार भी अनेबल हैं, असमर्थ हैं उस महिला का खर्च वहन करने के लिए, इन दैट सिचुएशन द मैजिस्ट्रेट में डायरेक्ट द स्टेट वक्फ बोर्ड एस्टेब्लिश अंडर द वक्फ एक्ट टू पे सच मेंटेनेंस। और यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि न इसके पति के द्वारा इसको खर्चा मिल रहा है,
न इसके रिश्तेदारों के द्वारा इसको खर्चा मिल रहा है, तो उस दशा में मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा स्टेट वक्फ बोर्ड को आदेशित किया जाएगा कि वह उस महिला के भरण पोषण का खर्च उठाएं। तो इस केस के उपरांत भी कोर्ट के द्वारा फिर एक बार यह कहा गया कि जरूरत है कि अब जो है ये व्यक्तिगत विषयों को, व्यक्तिगत विधियों को हटाकर एक समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू करा दी जाए, और यह जरूरत है कि संसद के द्वारा अब एक समान विधियां सारे नागरिकों के लिए बनाई जाए, जो उनके व्यक्तिगत विषयों को भी डील करे, उनका भी जो है वह अनुसरण करे, निर्देशन करे। तो ऐसे लॉ बनाए जाने की आवश्यकता है। अदर केस वेयर द सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यूअसली डायरेक्टिंग टू अप्लाई द यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट इंडिया, यानी कि और बहुत सारे केसेस हैं, जैसे कि प्रगति वर्गीस वर्सेस सिरिल जॉर्ज वर्गीस 1997 का केस, नूर सबा खातून वर्सेस मोहम्मद कासिम 1997 का केस ये भी है, जॉन वॉलमार्टन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 का केस। इन सारे केसेस में जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बार बार सजेशन दिया जाता रहा है कि आर्टिकल 44 का ध्यान रखते हुए अब पूरे भारतीय परिसीमा के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई कर देना चाहिए। अब जो है कोर्ट के द्वारा एक पहला स्टेप लिया गया था जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ जाता है। तो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड आइए स्टडी करते हैं। ऑल मैरिज मस्ट बी रजिस्टर्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलेशंस। कोर्ट के द्वारा पहले बार जो है सभी जो विवाह हो रहे हैं उनके लिए अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था की गई कि जो भी विवाह हो रहे हैं उसका पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। जिस केस में इसे कहा गया वह है सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार 2006 का केस है। In this case, Supreme Court held that all marriages must be registered irrespective of their religions, यानी कि सारे विवाह जो हो रहे हैं वह उनके धर्म पर विचार किए बिना पंजीकरण कराए जाने जरूरी हैं, वो अनिवार्य कर दिए गए। तो आइए देखते हैं कि विवाह के पंजीकरण से क्या लाभ होना था, क्यों जो है यह ऐसी व्यवस्था की गई। तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज will protect the woman and her child in following way. First, to prevent child marriage, यानी कि जो भी मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराने आएगा तो उससे यह पता चलेगा कि कहीं वह बाल विवाह तो नहीं किया जा रहा है। तो बाल विवाह को रोकने में भी यह सहायता करेगा विवाह का अनिवार्य पंजीकरण। दूसरा, चेक बाइगेमी एंड पॉलीगेमी। जो दूसरा विवाह, चाहे ऐसे विवाह किए जा रहे हैं, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, मतलब मेल हो चाहे फीमेल हो, यदि उनके द्वारा एक से अधिक विवाह किए जा रहे हैं तो उसका भी पता लग सकता है कि इनका किस नंबर का विवाह हो रहा है। अगला है इनेबल विडो टू क्लेम इनहेरिटेंस। यदि विवाह पंजीकृत है तो जो उत्तराधिकार का उनको लाभ मिलना है वह उत्तराधिकार का भी लाभ, इनहेरिटेंस का भी लाभ उनको मिलेगा। अगला है हेल्प, मतलब कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज विल हेल्प वुमेन टू एक्सरसाइज देयर राइट्स अंडर मैरिज, मेंटेनेंस, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रेन एंड नेक्स्ट इज द डिटर हस्बैंड फ्रॉम डिजर्टिंग देयर वाइफ्स। यानी कि उस हस्बैंड, उन पतियों के लिए भी जो है यह एक निर्बंधन, एक भय टाइप का क्रिएट करेगा, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, उनके विवाह का वो सरकारी दस्तावेज में है, तो वो नेग्लेक्ट करने या उससे डिजर्ट करने से पहले एक बार डरे हैं कि चूँकि हमारा ये रजिस्ट्रेशन हुआ है अतः हम लियाबल हैं। कुल मिला के एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप का उनके अंदर जो है डर रहेगा, एक भय रहेगा। तो ये जो है पहला स्टेप लिया गया कि सारे विवाहों को जो है वह पंजीकृत कराया जाए, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सारे स्टेट गवर्नमेंट को यह भी डायरेक्शन दिया गया कि आप अपने यहाँ ऐसी विधियाँ बनाएं जो पनिश करें, जो दंड की व्यवस्था करें जिनके द्वारा विवाह का पंजीकरण नहीं कराया जा रहा है। अब आइए हम लोग स्टडी करते हैं कि क्या रिसेंट स्टेप लिए जा रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, कि क्या
यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी लाए जाने की कुछ बात चल रही है या नहीं। तो लॉ कमीशन 21वां लॉ कमीशन अभी 22वां चल रहा है, ये बार बार जो है सजेस्ट कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जो पर्सनल लॉ हैं उनको चेंज करने के लिए। Then the Indian government's law commission has begun new consultation on a proposed uniform civil code। तो जो लॉ कमीशन बनाया गया है वह फिर से जो है इस पर कार्य कर रहा है कि बातचीत करके क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए, इस पर कुछ तैयारी करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल इन रिटन रिप्लाई इन द राज्यसभा, Meghawal noted that 22nd Law Commission initiated this due to the relevance and importance of the subject and various court orders। जो भी न्यायालय के द्वारा ऑर्डर चाहे बाकी जो विद्वान हैं उन सारे लोगों से जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कराए जाने और पर्सनल व्यक्तिगत जो विधियां हैं उनके लिए उचित संशोधन की बात की जा रही है। तो उम्मीद है कि जल्दी ही जो है आर्टिकल 44 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लागू होगा और सारे लोगों के लिए जो भारतीय परिसीमा में रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, उनके लिए उनके व्यक्तिगत विषयों से संबंधित एक समान कानून लागू होगा जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाएगा। और वह उसी एक विधि से ही उनके व्यक्तिगत विषय भी जैसे विवाह का, तलाक का, उत्तराधिकार का इत्यादि व्यक्तिगत विषय भी उसी एक कानून से ही डील किए जाएंगे। तो ये हम लोगों ने आज स्टडी किया यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो बहुत बहुत दोस्तों आप सबको धन्यवाद।